नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर आपका स्वागत करता है। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक कंपनी को, जो कंपनी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, इन्फोसिस नाम है और एक लगातार ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में इनका चार्ट दर्शाती नजर आती है। क्या कहती है कंपनी को लेकर के, फाइनेंशियल से लेकर के या फंडामेंटल से लेकर के, हम कुछ टेक्निकल ट्रेंड की बातें रखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के किस तरह के मॉडल्स हैं बिजनेस को लेकर के, और इसके हिसाब से जो बिजनेस है उसमें किस तरह के ग्रो लेवल दर्शाते हैं, चाहे इसके खुद का स्टैंडअलोन डेटा हो और ओवरऑल एज द कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ क्यों ना हो। चलिए जानने के प्रयास करते हैं। पहले देखा जाए तो यहाँ वेबसाइट्स में विजिट करता हूँ तो कहती है इन्फोसिस एंड द फाइनेंशियल टाइम्स unveil the FT money machines through immersive extended रियलिटीज एक्सपीरियंस के साथ। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक डिजिटल मशीन बना रहे हैं, ऐसा कुछ करें। डिजिटल स्कोर कैपेसिटी की बात करती है कंपनी, कहती है डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल, और एक बड़ी दिग्गज कंपनी है एम्पावरिंग टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की लोग को लेकर कहती है। और आई में बड़ी बड़ी काम आजकल सबसे ज़्यादा काम जो लोग करते हैं ना, वो उसका काम है एआई बेस्ड। सब के सब एआई पे लगे हुए हैं। यहाँ पे इनके वेबसाइट्स पे ऐसा कोई एआई वाला हमें फिगर देखने को नज़र नहीं आई, आखिर ये एआई पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर देखने को आती है कि रिंग ऑफ द साउंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी मूव द 1000 प्लस 1000 लैब्स फॉरवर्ड की बात कर रही है। इनकी टोटल यदि कंपनी की तरफ हम नज़र समझें तो कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड द कंसल्टिंग कामकाज है इनके पास। ये इन्होंने अपने डेटा बेसिस कहा कि हमारे पास करीब 56 कंट्री में हम कारोबार करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास यूएसडी डॉलर के हिसाब से 18.7 बिलियन टोटल रेवेन्यू हमारी है। इसके अलावा कहती है कि 24 प्लस मिलियंस ट्रेनिंग आवर्स इन्होंने कंडक्ट कर रखा है फॉर द एम्प्लॉय इन द ग्लोबली। इसके अलावा कुछ और डेटा निकल के आती है, कहती है कंपनी इन्फोसिस जो रिजल्ट इसका आया था उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेलली। इन्वेस्टर को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट्स हमारे पास 24 के अवेलेबल्स हैं, और कैरियर में आपको पता है ना, जॉब्स को लेकर के वहाँ पे चलती रहती है। जहाँ पे देखा गया कि अमेरिका, एशिया स्पेसिफिक, यूरोप और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में इनका बेहतर कामकाज है। तो चलिए समझने के प्रयास करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के क्या कहता है। तो यहाँ पे देखा गया दोस्तों, और यहाँ पे देखा गया कि कंपनी के पास यदि बुक वैल्यू कहता है 200 रुपये का, तो मार्केट 2000 के आसपास टच कर रही है, और ये लगातार हायर टू हायर को टच कर रही है। देखिए ये हायर टू हायर को कहते हैं, इसको कहते हैं लगातार ग्रोइंग स्टॉक, जो अपनी हायर टू हायर को लगातार तोड़े, लोअर टू लोअर को कभी टच भी ना करे, जबकि इनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी तगड़ी है। इसके हिसाब से काफ़ी तगड़ी देखने को मिला, जहाँ पे 200 रुपये बुक वैल्यू कहता है तो करीब 1000 के आसपास टच करने वाली इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आखिर स्टॉक में इन दुकानों पे, जो आईटी सेक्टर की दुकान है, इन दुकान पे भीड़ का आंकड़ा क्या कहता है। देखिए दोस्तों, भीड़ का आंकड़ा ये कहता है जो बाकी जो इनकी पीयर्स कंपनी है, जो इनके पीयर्स के अंदर आती है, जो स्किनर के बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, इसको एक जगह और कंपेयर करूँगा इनके जो एनएससी के बेसिस पे पीयर्स कौन कहता है। यहाँ के अकॉर्डिंग ये कहता है करीब 36, और यहाँ से हिसाब से लगता है कि यहाँ से 20% की इसमें अपर साइड तो और आ सकती है। तो अब इसके हिसाब से क्या है, 20% का अंडर वैल्यूड है, और 20% और बढ़ती है तो सोचने वाली बात ये है कहाँ पे जाएगी, करीब करीब 2500 के आसपास। सीधा सीधा समझे 2400-2500 आसपास जा सकता है। क्या ये जो प्राइस है, मैं अपनी तरफ से कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, हम केवल इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं बात। यदि ये जाता है तो क्या लगता है कि मार्केट सस्टेन करने लायक है या नहीं, या यहाँ से गिरावट का तो संकेत नहीं देगा। जहाँ पे इसके पीछे जो होता है क्वालिटी, वो क्वालिटी देखते हैं जिसको कहते हैं ईपीएस, वो है 64 रुपये का। मतलब समझ में आया कि 5 रुपये का सिक्का कमा के कितना देता है, 64 रुपये कमा के देता है। इसके पीछे 30 लोगों की भीड़ खड़ी, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस ये, मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है, 8,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर करीब 415 करोड़ है। अब सवाल आता है कि इनका रनिंग सोर्स क्या दिया इन्होंने। कहते हैं कि आरओसी उन्होंने 40%, आरओई कहती है करीब 30% के आसपास। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिला है। अब इसकी क्वालिटी में एक चीज़ को और ध्यान देने वाली बात है, वो ईपीएस तो एक पार्ट्स हुआ जो कि
पीएल की पार्ट थी। इसको दबाने और उगाने का काम में देखा है तो हम दो तरह की बैलेंस शीट फिगर को लेते हैं रिकन्सिलेशन पर्पज के। दोस्तों मैं कोई भी डेटा को लेकर के रिकन्सिलेशन करता हूँ विदाउट एनी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर इन द मार्केट। डिटेल डेटर्स कहता है डेटर्स टू डेट टू इक्विटी रेशियो को लेकर के 0 और ये 1.89, इन दोनों को क्या करेंगे, ये जो समरी डेटा है इनमें तीन तरह की डेटा को मिक्सअप किया गया। इसमें मार्केट जो कि एक सेपरेट सी कामकाज है, बिजनेस जो कि कंपनी अपना कामकाज करती है, उस बिजनेस में भी एक प्रॉफिट का पार्ट था जो एक दिखावा होता है, और दूसरा इसकी हकीकत होता है बैलेंस शीट की पार्ट को, उसको भी हम समझने का प्रयास करें। जो कंपनी की तरफ देखा जाए तो ये कहता है नियरली जो प्रमोटर्स भी करीब 14% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। अब ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा इतनी बड़ी कंपनी में प्रमोटर 14% ही बची हुई है क्या, बाकी प्रमोटर्स कहाँ गए, होल्डिंग कहाँ गई। इन्फोसिस लिमिटेड जो है प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड द नेक्स्ट जनरेटिंग डिजिटल सर्विसेज टू एनेबल क्लाइंट टू दे एक्सिक्यूट स्ट्रेटजिक्स फॉर देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए इन्होंने कहा, और ये कहती है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया behind TCS. TCS is the number one, as Infosys is second number in the company. इसके बाद और भी कंपनियां विप्रो है, CL हैं, ढेर सारी कंपनी लिस्ट में शामिल है। चलिए पीयर्स की तरफ देखते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। देखिए पीयर्स में सबसे पहले काम निकल के आता है कंपनी जिसका नाम है TCS, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा HCL, चौथा विप्रो, इसके बाद LT माइंड्स, इसके अलावा देखें टेक महिंद्रा, परसिस्टेंस सिस्टम्स, ये सारी कंपनी यहाँ के अकॉर्डिंग कहता है। टोटल नंबर ऑफ कंपनी यहाँ पे 9 कंपनी को आंकड़ा देता है जो कि इस तरह के कंपनी, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी तो काफ़ी सारा है। इसको यदि मैनेशी के डेटा बेसिस में देखें तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ जो कि रेवेन्यू बेसिस पे आएगी, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है TCS का, दूसरा नाम है इन्फोसिस, तीसरा है विप्रो, फिर HCL, टेक महिंद्रा एंड LT माइंड्स एंड क्या है एम्फेसिस कंपनीज भी शामिल है। और होली ऑन देखें इसको हम कंसुलर डेटा की तरफ, तो ये कहती है टाटा, और टाटा के बाद इन्फोसिस है, HCL है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, ये कंपनी शामिल है। मतलब ये कह सकते हैं हाँ ठीक है, मतलब यहाँ जो कंपेयर इन्होंने कहा इसको हिसाब से यदि जंप करती है तो मार्केट में ये नियरली 2400 से 2500 जा सकता है आसानी से, कोई इसमें बड़ी चिंता की बात नहीं होती। अब समझने वाली बात है इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या कहता है, क्योंकि चार्ट में हमने देखा कि चार्ट तो लगातार ग्रोइंग सिस्टम ग्रोइंग कैटेगरी में आती है। यहाँ पे बीच में फिर थोड़ा साइडवेज हुआ था। साइडवेज क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा था खरीदने और बेचने को लेकर के, फिर मार्केट में स्विंग लिया, फिर लगातार स्विंग लेती नज़र आई, और यहाँ भी स्विंग लेती हुई नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों से। तो क्या पोजिशन बनती नज़र आती है। चलिए तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कंपनी का जो मैनेजमेंट ने कामकाज किया उसके हिसाब से कहती है, यहाँ पे देखने वाली बात है जोन टू जोन को लेकर क्या कहती है। कहती है एक तो ये डेटा था 3739 होता है पिछले पीरियड मार्च से लेकर ये भी, और केवल यही कंपेयर नहीं करते हम कंपेयर ओवरऑल सारे के सारे चार्ट को ले लेते हैं, जहाँ पे सेल्स को देखिए 70,000 करोड़ से लेकर के बढ़ती हुई में करीब 39,000 करोड़ तक पहुँची है। और लगातार इसमें देखेंगे तो ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आई थी, बीच में कई बार गिरावट भी देखने को मिला था, कई बार गिरावट, और इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट भी कह सकते हैं कि 70,000 करोड़ से तो जो इंक्रीज करता था वो करीब आकर के 37,000 करोड़ से लेकर के 40 के बीच में आके अटक गई। इसी 5,000 करोड़ के आसपास में इनकी चलती रही, जबकि नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इनके पास 24% के आसपास की बनती नजर आई। हमेशा एवरेज कह सकते हैं कि 24% के आसपास की होगी, 24% के आसपास। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी थोड़ा बहुत रहे उसमें कोई उसके बाद नेट प्रॉफिट की तरफ आंकड़ा करके देखें तो ये भी कहता है यहाँ से इन्होंने जंप किया, यहाँ से इनमें गिरावट आई, तो यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे इंक्रीज क्यों किया, इसके पीछे कारण था। यहाँ पे देखिए इस पोजीशन को कितना था 700 करोड़ से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट बनी उसके पीछे बड़ा वजह था इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम में इंक्रीज देखने को मिला। इसी चीज़ को हम परसेंटेज देखें, क्योंकि नंबर एक अलग खेल है, परसेंटेज एक अलग बात निकल के आती है, तो हम परसेंटेज की तरफ चल रहे हैं और ये समझते हैं क्या कहना चाहता है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आई करीब रिवेन्यू 2% इंक्रीज कर,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3% से ज़्यादा, नेट इनकम करीब 5% से ज़्यादा, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 3%, और ये डिस्पेक्टली देखा गया कि सब जो में ग्रो लेवल खास करके ईपीएस में करीब कितनी बड़ी ग्रो लेवल है, करीब 8,000% से ज़्यादा, 9,000% के आसपास की ग्रो लेवल बनी थी। मतलब ओवरऑल ट्रेंडिंग ही इसका अपर साइड के लिए खुलता है फाइनेंशियल के सिचुएशन में। और ईयर एंड ईयर बेसिस का भी यही डेटा निकला था, जहाँ पे हमने आपके सामने लिया था पहला आंकड़ा, तो इसकी रिवेन्यू सोर्स में चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए लगातार ओपन हो रही है। यहाँ नेटवर्थ की पोजीशन काफ़ी छोटी थी एज पर द रिवेन्यू नेटवर्थ कम है, लेकिन रेवेन्यू के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट काफ़ी अच्छा भी देखने को मिला है। इसकी ट्रेंड की हमने देखा, अब ट्रेंड के साथ साथ देखिए इनके नंबर को। अब कि नंबर क्या कहना चाहता है, नंबर कहना चाहता है कि देखिए ईयर ऑन ईयर हम इसी तरह के चार्ट लेना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है कि काश का हम केवल एक डेटा को ना देखें दें जो अच्छा ये तो यहाँ पे वाई में जंप कर रहे हैं, वाई में इनका लगातार ट्रेंडिंग ही अपर साइड के लिए ओपन होता है। इसका चार्ट में यदि बढ़ती है प्राइस तो क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ पे लगातार कई 5% गिरती भी है, तो उसके लिए हम एक आपकी एक मास्टर रूल चर्चा करेंगे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे फाइनेंशियल में देखा गया कि लगातार ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में आता है और 26,000 करोड़ तक का कह सकते हैं जिसको टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है नजर आता है। चलिए यहाँ तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, तो परसेंटेज भी देख लेते हैं। परसेंटेज हमने देखा कि 1% से लेकर के परसेंटेज थोड़ा कम था, लेकिन लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी में आई। जैसे कहते हैं ना कछुए की रफ्तार चलने वाली कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ देती है, रुकती नहीं है। अब चलिए यहाँ पे देखा गया कि प्रॉफिट को लेकर के हमारी एक खुद की कमेंट होती है, जब प्रॉफिट एक दिखावा है उसके पीछे हमें क्या जानना जरूरी है, उस बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। साथ में हम करेंगे क्या, R2R को दोस्तों रिकन्सलेशन करने वाले हम ज़्यादा। रिकन्सलेशन किस पार्ट को करेंगे, तो हमारी सबसे बड़ी नज़र जाती है किसी भी बैलेंस शीट को लेकर कि आपकी लायबिलिटीज़ को लेकर। तो लायबिलिटीज़ को लेकर के जाती है और लायबिलिटी के बारे में कहती है कि इनके पास लायबिलिटी जो कंपनी के पास कुछ था नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने 2020 से अपने इंक्रीज किया और ये लगातार इंक्रीज करती गई कुछ कुछ करके, इनका ये पोजीशन था। जबकि इनकी फिक्स एसेट्स पार्ट में शायद डिप्रिशिएशन की वजह से कमी देखने को मिला है, जो डिप्रिशिएशन उन्होंने बुक किया होगा। इसके अलावा देखा जाए तो उनके पास इन्वेस्टमेंट में तगड़ी इन्वेस्टमेंट है और इनके पास उधार भी कुछ है। उधार का भी आंकड़ा कर लेते हैं। यदि आकलन करते हैं उधार को लेकर के तो क्या कहता है, चलिए उधार का रिकन्सिलेशन तरफ देखें तो ये कहती है कि ट्रेड रिसीवर्स करीब कितना है 30,000 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे भी एक रिस्क बनती है, आखिर इनके पास क्लाइंट कौन है, गवर्नमेंट क्लाइंट है या प्राइवेट क्लाइंट हैं, और इनकी जो पोजीशंस हैं परसेंटेज को लेकर के डेटर्स को लेकर वो क्या कहता है। देखिए इसके बारे में ये कहता है कि इनके पास 72 दिन में पैसे आते हैं, जो यहाँ से लेकर के टाइम इनका इंक्रीज हुआ जिसको कहते हैं डिमेरिट, इसको वीकनेस कह सकते हैं। वीकनेस हुआ है यहाँ पे कंपनी की तरफ से वीकनेस देखने को मिला है। चलिए वीकनेस है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा कुछ और आंकड़ा देते हैं, हो सकता है ज़्यादातर गवर्नमेंट की टेंडर्स उनके पास। तो ये कहते हैं कि 30,000 करोड़ के हिसाब से यदि हम देखें तो इनमें कितना था, इसका टोटल यहाँ पे देखिए 30,000 करोड़ हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारी वैल्यू है 1,53,670 करोड़। इसके अलावा की बात करें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू है करीब 26,248। इन तीनों फिगर को देखिए और समझिए, तो यदि टोटल सेल्स 1,53,000, उसके हिसाब से 30,000 का मार्केट में 30,000 करोड़ का मार्केट में फला पैसा, और उसमें उन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया वो केवल 26,000 का बुक किया। अर्थात ये जो पैसा अभी है ये इनके हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अभी इनके हाथ के अलावा भी इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लगी हुई है, लेकिन इसकी कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि 72 दिन पैसा आता है और इनका पैसा बैड डेट्स की सिचुएशन में कुछ होती है नहीं होती। इसके लिए कुछ ये दिन उन्होंने दिया होगा, शायद हम इसको समझ पाएँ। वैसे जिस तरह के डेटा कुछ डेटा क्लियर नहीं है। यदि फाइनेंशियल के अंदर देखा होगा उन्होंने हमारे बैड डेट सिचुएशन को लेकर के तो हम समझेंगे, अदरवाइज यहाँ तक इनकी डेटा में क्या रख दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग हिसाब से देखा जाए, अदर सोर्स को छोड़ दिया जाए, डिप्रिसिएशन को छोड़ दिया जाए, तो 36,000 करोड़ में 30,000 करोड़ ही मार्केट में लगे हुए हैं। मतलब कुछ तो कुछ इनके पास हाथ में निकल चुका है, आ चुका है। ये एक्चुअल में डिप्रिसिएशन इज नॉट ए एक्सपेंसेस
वो हाथ से खर्च नहीं होता है, ये आपकी संपत्ति से घट जाती है केवल और केवल, इसीलिए इसको एक्सपेंसेस में बुक किया जाता है। इसी हिसाब से देखें तो बैलेंस शीट फिगर के हमें समझ में आई कि कंपनी के पास कैश और शॉर्ट टर्म में करीब 43% की जंप हुई, और बाकी में देखा जाए एसेट्स यदि 7% से ज़्यादा इंक्रीज करती है तो लायबिलिटी में केवल 2% की ज़्यादा पे गिरावट दर्ज करती है। मतलब ये इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात कर रही है। चलिए इसको भी हमने समझने का प्रयास किया, कुछ सेंटिमेंटल तरफ समझते हैं, मार्केट के सेंटिमेंटल क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहती है मेट्रो बैंक्स फॉर्ज, जिनके साथ एक कोलैबोरेशन इनके पास हुआ था, और कोलैबोरेशन की उन्होंने बात क्या किया है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये सेंटिमेंटल ये होगा जो मार्केट में एक अपडेट्स की तरफ काम करेगा और मार्केट को कुछ अलग 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 क्या कहते हैं, मार्केट को अलग ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कहते हैं मेट्रो बैंक forges a strategic collaborations with the Infosys to accelerate डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहा है। और इन्होंने इससे बेनिफिट क्या होगा, इनका कंपनी जो कि मेट्रो बैंक है जो यूके कम्युनिटीज बैंक्स के अंदर आती है, और इन्फोसिस जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है एफिशिएंसी ऑन द कॉस्ट सेविंग्स इफोर्ट्स को लेकर के, collaborating the global leader like Infosys with the allow Metro Bank to enhance the digital capacity to improve the automations, defines data, तब डेटा के ऊपर काम करेगी, साथ में इन फर्दर एआई कैपेसिटीज, मतलब एआई के ऊपर भी कंपनी कामकाज करेगी, जो कंपनी इन्फोसिस और टॉपस जैसे है एआई फर्स्ट ऑफरिंग्स। और इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ ऐसा उन्होंने डेटा दिया है। शायद फ़ायदा के लिए बात उन्होंने कुछ अमाउंट्स की बात यहाँ पे फिलहाल देखने को नज़र नहीं आई है, भी कोलैबोरेशन की बात किया और उन्होंने अमाउंट की बात भी किया है। मेट्रो बैंक एक्सपेक्ट टू द डिलीवर 80 मिलियंस $US इन द एनुअलाइज्ड कॉस्ट सेविंग। ये बैंक अपने एनुअलाइज्ड कॉस्ट को सेव करना चाहती है, और जो कि कहती है रिटर्न ऑन द इंटेंजिबल्स इक्विटी बाय द 2027 की बात करती नज़र आती है। ये कुछ डेटा इसका निकल के आती है कंपनी को लेकर के। इसके अलावा उन्होंने अपने डिटेल शेयर किया, जब बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सर्विसेज था उन्होंने अपने ये सारा डिटेल एआई बेसिस पे कामकाज करने वाली है, और सब के सब क्या कवरेज होने वाली है। और मेट्रो ब्रांड के बारे में उन्होंने कहती है कि मेट्रो ब्रांड एक बड़ी ब्रांड से एक बड़ी बैंक्स के तौर पे कंपनी कामकाज करती, कहते हैं इन्फोसिस इज ग्लोबली लीडर इन द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज इन द कंसल्टिंग। ओवर द 3 लाख ऑफ द आवर पीपल वर्क इन द, इनके पास करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा के एम्प्लॉय हैं। कहती है द इम्पार्ट द ह्यूमन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट डेटा हमने निकाल के इसको समझने का प्रयास किया। आइए तो एक सेंटिमेंटल इसके लिए था, और सेंटिमेंटल के बेसिस पे मार्केट को कुछ ऊंचाइयों तक और मिलेगा, ऊंचाइयों पे टच करने का मौका मिलेगा। चलिए एक नज़र और डालते हैं इसको लेकर के। उन्होंने प्रपोज ऑफ इंटरम डिविडेंड की बात किया था 13 तारीख को लेकर के, उस पर हम देखेंगे क्या कहना चाहता है कंपनी को लेकर। यहाँ पे हम वॉल्यूम की भी चर्चा कर लेते हैं एक नज़र। तो एक साल में वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम में देखिए क्या चल रहा था। यहाँ पे कोई मार्केट में एवरेज के आसपास चल रही थी बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट बढ़ी तो लगातार ने क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के पीछे देखिए एक कारण देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है वो अब बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रेडर्स इसको क्या कहना चाहता है, यहाँ पे डिप लेना चाहता है, क्योंकि मार्केट में कुछ सेंटिमेंटल बने जो एक के बदले दो शिफ्ट कर जाए। ये चीज़ें होती है हमेशा मार्केट में, इसलिए कहते हैं ट्रेंड, इसको ट्रेंड फॉलो करना होता है, और वही ट्रेंड फॉलो ही करते नजर। अब देखिए इसके लेकर हम देख रहे थे अभी कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी डिविडेंड की बात, तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 8 रुपये के आसपास का। 2024 की बात करें, फाइनल डिविडेंड उन्होंने दिया था। अभी रिसेंटली की बात करूँ तो फाइनल स्पेशल डिविडेंड को दे के, और पूरे के पूरे हम अभी एक साल के डेटा को लेते हैं, तो यहाँ से 18 से लेकर देखते हैं कितना रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। नियरली कह सकते हैं कि 28 + 18 कितना होता है, 46 रुपये के आसपास इन्होंने कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। ये इनके लिए एक क्या बनती है, एक बड़ी, जबकि स्टॉक की प्राइस की चर्चा करें, हम अभी स्टॉक की प्राइस की चर्चा कर नहीं रहे थे, अब चर्चा करते हैं जहाँ पे स्टॉक की प्राइस कितना है, करीब करीब फिलहाल 1900 के, अब 2000 के आसपास की टच करती है। उसके हम मास्टर गोल्डन रूल की तरफ भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको जानते हैं दोस्तों। मैं एक बता दूं आपको, जो मैं एज ए नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स फॉर दिस, ओनली एज अ मार्केट लर्नर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे
इंकरेजिंग ऑफ द बेटर लर्निंग फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशन पे हमारा फोकस रहेगी। चलिए, विदाउट किसी स्टॉक को स्पॉन्सर्ड करते हुए, विदाउट किसी चीज़ को प्रमोट करते हुए, कंप्लीटली लर्निंग फोकस रहेगा। और इसमें हमारा यही एक मोटिव्स है, बी केयरफुल, बी अवेयरनेस इन द मार्केट, भले मार्केट की कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो। आइए इसको तरफ हम चलते हैं निवेशक की तरफ। निवेशक इसके बारे में क्या समझते हैं? निवेशक में प्रमोटर के पास नियरली 14% के आसपास होल्डिंग रही है जून तक के डेटा में। इसके बाद एफआई की तादाद सबसे अच्छी, डीआई भी अच्छी खासी है यहाँ पे। अब जो आम पब्लिक है उनकी तादाद करीब 14% के आसपास डीआई में देखा है। मुझे लगता है कि डीआई में बड़ी बड़ी एलआईसी जैसे कंपनी यहाँ पे 10% से ज़्यादा की होल्डिंग बना के रखी है, चाहे एलआईसी हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, नेशनल पेंशन फंड हो, सब के सब डीआई यहाँ पे एक बड़े लेवल पे अपनी फंड को बनाते हैं। अब पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक के बारे में कहती है कि पब्लिक में भी कुछ बड़ी इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, ऐसा कोई डेटा निकल के नहीं आती पब्लिक में कोई बड़ी जिन्होंने 1% से ज़्यादा की होल्डिंग किया हो। अब सवाल आता है कि यहाँ पे निवेश कितने लोगों ने रखा है। मैं कर रहा हूँ टाइमिंग की बात, क्या यहाँ पे निवेश कितने लोगों ने करके रखा है। देखिए यहाँ तक कह सकते हैं कि यहाँ पे करीब 28 से 30 लाख की भीड़ होगी। 28 लाख के आसपास तो भीड़ यहाँ पे दिखती है 30 जून तक का। उसके बाद ही मार्केट ने एक नई ऊंचाइयों पे टच किया है, मतलब न्यू प्लेयर यहाँ पे 30 लाख तक आए थे, 31 लाख तक आए थे, बीच में थोड़ा सा सेटअप हुआ क्योंकि हमने सेंटिमेंटल ये देखा जो मार्केट में कुछ ऐसे भी चीज़ें होती जाती है कई बार जहाँ पे कुछ सेंटिमेंटल चेंज हो जाती है। यहाँ पे आज ऑन टाइम में देखा गया कि जून तक के डेटा में करीब करीब 30 लाख के आसपास की निवेशक बैठे। अब समझने की बात यहाँ पे ये है तो कंपनी की परफॉर्मेंस अपने निवेशकों को दिया क्या। निवेशकों को देने वाली चीज़ों में देखने का लगा हमने डिविडेंड देखा करीब करीब 46 रुपये के साथ एक साल में। ऐसे एक महीने में 4% की ग्रो के साथ कंपनी ने कारोबार दिया और निवेशकों को करीब 6 महीने में 21% की उछाल के साथ एक साल में करीब करीब 30% की उछाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जब अक्सर होता है ये चीज़ जब अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने वाली होती है ना तो कंपनी को कुछ नई आयाम पे पहुंचाने की उम्मीद होती है। देखिए ये इसको तोड़ा, रिसेंटली के ब्रेकआउट को तोड़ा, नए प्लेयर आए मार्केट में। क्या हुआ, रिसेंटली के ब्रेकआउट को तोड़ रही है, नए प्लेयर आएंगे, मार्केट क्या होगी, ऊंचाइयों तक जाएगी। इस तरह के ग्राफ एक बार नहीं कई बार ग्राफ बना चुकी है। मैं कोई इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, कोई भी इंडिकेटर आप चाहो तो आप यूज करके देखना अपने इच्छा अनुसार। मैं कोई इंडिकेटर की यूज़ फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा गया कि पिछले 5 साल के डेटा में कंपनी ने अभी भी ऊंचाइयों पे टच करने की उम्मीद से लगातार इन्होंने जंप किया और इसका कह सकते हैं कि इसका भी ब्रेकआउट उन्होंने तोड़ा था अभी रिसेंट, उसका भी ब्रेकआउट उन्होंने तोड़ती नजर आई जो कि इनका पुराना रिकॉर्ड था। कब का रिकॉर्ड है इनका, 22 का, 2 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ के आगे निकलने की प्रयास में है और यहाँ पे शायद निकल सकती है। जहाँ पे पिछले 2-5 सालों में करीब 142% की उछाल दिया, साथ में काफ़ी सारा क्या दिया, निवेश का मौका भी दिया और लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए। तो चलिए इसको टाइम फ्रेम में देखा जाए, क्या कहते दिन के ईयर्स में देखा गया कि ये सब कंपनियां था और एज पर टाइम फ्रेम कंपनी ने परफॉर्मेंस सेंसेक्स कितना गुना किया और बाकी जो कंपनी थी जाकर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अकॉर्डिंग, बीएससी टेक के अकॉर्डिंग, इस सभी में ये देखा गया कंपनी की परफॉर्मेंस तरफ देखिए तो ये देखा गया कि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ से इन्होंने गिरावट किया। इसके अलावा देखा गया कि यहाँ से इन्होंने तगड़ी जंप थी, यहाँ से इन्होंने गिरावट देखा, यहाँ से उन्होंने गिरावट देखा, यहाँ से उन्होंने गिरावट देखा, यहाँ नियर अबाउट सेम था, कोई इशू नहीं था, यहाँ से इन्होंने गिरावट ही देखा। मतलब ऑलमोस्ट जो बाकी कंपनियां टेक के ना वो भी काफ़ी अच्छे खासे भागते नजर आते हैं। इनका कुछ डेटा था। आते हैं मास्टर रूल की तरफ। मास्टर रूल के बारे में क्या कहता है, देखिए दोस्तों, मास्टर रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के कभी भी सिचुएशन में कभी भी जैसे चार्ट ये कहे या ये कहे, चार्ट का आंकड़ा कुछ भी कहे, लेकिन खुद की रिस्क प्लानिंग क्या है, खुद की रिस्क प्लानिंग के साथ ग्रो एक्सपेक्टेशन क्या है, इन दोनों को आपस में मर्ज करके देखिए क्योंकि रिस्क के हिसाब से एसएल को लगाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मार्केट में ये ना हो कभी कि आपने या इस पिक पे तो लिया लेकिन आपने फिर रिस्क फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया तब आपकी नुकसान होगी। क्योंकि अक्सर यदि मैं ये बात कहूँ जो यहाँ पे जिन लोगों ने लिया या तो वो होल्ड करके बैठे हुए हैं या पैनिक होकर उसको बेच दिए, तो पैनिक होकर बेचने के पीछे कितनी परसेंट उन्होंने लॉस किया, क्योंकि एक को फायदा तो एक को नुकसान तो होना ही था। क्योंकि मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट चल रही थी, यहाँ भी हो सकता है डिस्काउंट चले, लेकिन फिलहाल इसकी कुछ सेंटिमेंटल की वजह से मार्केट उछाल
कर सकती है और लगातार इनकी ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, तो उसको ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर ही हम देख सकते नजर आते हैं। दोस्तों हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं था इसको स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे हमने जो आंकड़ा दिया था उसके इसका हिसाब से। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।